होके न मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार माध्यम टॉपिक की बात करेंगे, क्लास 11th। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में हम संचार परिभाषा और महत्व, संचार के तत्व, संचार के प्रकार, जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार के कार्य, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट एवं जनसंचार माध्यमों का प्रभाव इत्यादि टॉपिक की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संचार परिभाषा और महत्व की। संचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और चर। सम उपसर्ग है, चर मूल शब्द यानी धातु है। इन दो शब्दों से मिलकर संचार शब्द बना है। संचार का अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या है? संचार है। बिल्वर श्रेम के शब्दों में यदि बात करें तो संचार अनुभवों की साझेदारी है। सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। संचार में सूचना और समझ दोनों शामिल होती हैं। संचार एक सतत प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया में आई बाधाएं क्या कहलाती हैं? शोर कहलाती हैं। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है, क्योंकि हम संचार किए बिना रह नहीं सकते। मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में संचार की अहम भूमिका रही है। सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की ही कहानी है। अब बात करते हैं संचार के तत्व। तो पहला है स्रोत या संचारक। संचार की शुरुआत करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? स्रोत या संचारक कहलाता है। संचार की शुरुआत करने वाला यानी बात कहने वाला, सूचना देने वाला। कूटीकृत या एनकोडिंग, विचार या भावना को भाषा का रूप देना यानी बोलना या लिखना। मेरे मन में कोई बात आई और मैंने आपसे उस बात को कहने के लिए भाषा का रूप दिया, तो विचार या भावना को भाषा का रूप देना यानी बोलना या लिखना क्या कहलाता है? कूटीकृत या एनकोडिंग। संदेश, विचार, सूचना, खबर या भावना का मौखिक या लिखित रूप क्या कहलाता है? संदेश कहलाता है। माध्यम यानी चैनल, संदेश को रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का जरिया क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। यह जरिया कोई भी हो सकता है। मोबाइल हो सकता है, मोबाइल से कॉल किया या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, या अन्य कोई जरिया हो सकता है, पत्र लिख दिया। जरिया कोई भी हो सकता है। तो जो जरिया है, चैनल है, उसे ही माध्यम कहते हैं, जो संदेश को प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर तक पहुंचाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, संदेश को प्राप्त करने वाला। कूटवाचन या डिकोडिंग, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। मैंने कोई बात आपसे कही या आपने कोई बात अपने साथी से, अपने फ्रेंड से कोई बात कही, तो आपका फ्रेंड उस मैसेज को या आपकी बात को सुनता है, आपके मैसेज को पढ़ता है और उसको समझने की कोशिश करता है। तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है? कूटवाचन या डिकोडिंग कहलाता है। फीडबैक, संदेश या सूचना को प्राप्त करने वाले की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। आपने अपने दोस्त से कॉपी मांगी होमवर्क करने के लिए और आपके दोस्त ने आपको कॉपी दी, हाँ किया या ना किया। जो प्राप्तकर्ता की, सूचना या संदेश को प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, उसी को क्या कहते हैं? फीडबैक कहा जाता है। शोर,
संचार प्रक्रिया में जो आने वाली प्रॉब्लम है, बाधाएं हैं, उनको शोर कहा जाता है। इस टेबल के जरिए आप संचार प्रक्रिया को समझ सकते हैं। संचार प्रक्रिया, इसमें सबसे पहला स्रोत या संचारक जो बात की शुरुआत करता है, संचार की शुरुआत करता है, फिर मन की बात को संदेश का रूप देता है, भाषा का रूप देता है, और संदेश को किसी चैनल के जरिए, माध्यम के जरिए रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, और प्राप्तकर्ता का जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वह फीडबैक कहलाती है। स्रोत या संचारक से लेकर प्राप्तकर्ता तक संचार प्रक्रिया में जो आने वाली बाधाएं हैं, उनको शोर कहा जाता है। अब बात करते हैं संचार के प्रकार की। तो संचार के कई प्रकार हैं। सांकेतिक संचार यानी इशारा करना, संकेत करना, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ट्रंप मोदी जी को नमस्ते कर रहे हैं, तो इस तरह से यदि आप हाथ ऐसे करते हैं तो ये किसका इशारा है? नमस्ते का इशारा है। यदि कोई इस तरह से करता है तो ये किसका इशारा है? प्यास का इशारा, यानी उसे पानी चाहिए। या कोई ऐसे इशारा करता है तो इट मीन्स वह भूखा है, उसे खाना चाहिए। तो ये कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा हुई। कौन सा संचार हुआ? सांकेतिक संचार हुआ। मौखिक संचार यानी बोलकर कुछ कहना या संचार करना, जैसे राम राम जी, तो बोलकर राम राम जी कहना, तो ये मौखिक संचार हुआ। अमौखिक संचार यानी बिना बोले संकेत करना, संकेतों या इशारों से बात करना, जैसे केवल इस तरह से किया, सामने वाले ने आपसे राम राम किया या नमस्ते किया और आपने ऐसे हाथ जोड़ दिए, आपने मुंह से कुछ नहीं बोला, केवल हाथ जोड़ दिए, तो ये क्या है? अमौखिक संचार है। या ऐसे टाटा करना। अंतः वैयक्तिक संचार, इसको इंग्लिश में इंट्रापर्सनल कहते हैं। अपने आप से बात करना या सोचना। कौन सा संचार है? अंतः वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, अपने आप से बात करना। अंतर्वैयक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल, दो व्यक्तियों के बीच होने वाला संचार, वार्तालाप को क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये कौन सा संचार है? अंतर्वैयक्तिक संचार। समूह संचार, सामूहिक विचार विमर्श या चर्चा पर चर्चा को समूह संचार कहते हैं। जैसे आपकी क्लास या ग्राम पंचायत या पंचायत या संसद सत्र, चर्चा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? समूह संचार के एग्जाम्पल हैं। जनसंचार, जनसंचार को इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट संवाद की बजाय किसी तकनीक या यंत्र की सहायता से विशाल जन समुदाय से संवाद या संचार कायम किया जाता है, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। जब हम किसी डायरेक्ट संवाद ना करके, डायरेक्ट बात ना करके, किसी तकनीक या यंत्र की सहायता से लाखों करोड़ों लोगों से संचार करते हैं, संवाद कायम करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक किसी तकनीक या यंत्र की सहायता से लाखों करोड़ों लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, तो उसे जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? अखबार, टीवी, इंटरनेट जनसंचार के माध्यम हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंचार की विशेषताएं। तो प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति कैसी होती है? सार्वजनिक होती है। यानी जनसंचार की सूचनाएं, संदेश सबके लिए होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। संचार और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। संचारक यानी सूचना देने वाले और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। जनसंचार में फीडबैक यानी रिसीवर प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, रिएक्शन तुरंत प्राप्त नहीं होता है। श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा व्यापक होता है। लाखों करोड़ों श्रोता, पाठक या दर्शक होते हैं, तो व्यापक दायरा होता है। एक औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है।
ढेर सारे द्वारपाल यानी गेट कीपर होते हैं जनसंचार में। द्वारपाल यानी वे पत्रकार या वे लोग जो किसी खबर को छपने या प्रसारित होने योग्य बनाते हैं, उनको द्वारपाल कहते हैं। जिसमें प्रधान संपादक, संपादक, सह संपादक, उप संपादक इत्यादि टीम द्वारपाल कहलाती है, जो खबर को छपने या प्रसारित होने योग्य बनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंचार के कार्य। तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना यानी किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर सरकार को उस पर अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य करना। इट मीन्स एजेंडा तय करना। निगरानी करना यानी सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना, नज़र रखना, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना इत्यादि जनसंचार के कार्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। महाभारत काल में संजय, जिन्होंने गांधारी और धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया था, तो महाभारत काल में संजय को समाचार वाचक कहा जा सकता है। और सबसे पहला जो समाचार वाचक है, उन्होंने देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। महाभारत काल में संजय, जिन्होंने गांधारी और धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुनाया था महाभारत का। राजतंत्र शासन प्रणाली यानी जब राजा महाराजाओं का शासन था, तो उस समय जो जनसंचार के माध्यम थे, सूचना के साधन थे, वो शिलालेख, ये चित्र आप देख सकते हैं, शिलालेख, रोजनामचा सूचना के माध्यम थे, संचार के माध्यम थे। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका के गुफा चित्र, ये चित्र आप देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले, जब लिखित भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो तब चित्रों के माध्यम से संचार किया जाता था, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। कठपुतली और लोकनाट्य भी संचार के माध्यम या साधन थे। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान रूपों में प्रमुख हैं अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट इत्यादि जनसंचार माध्यमों के प्रमुख वर्तमान रूप हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जनसंचार माध्यम। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट इत्यादि जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। अब बात करते हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं। प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम, मुद्रित यानी जो छपते हैं, जिनका प्रिंट निकलता है, जो प्रकाशित होते हैं, छपते हैं। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। समाचारों का संकलन, संपादन कर छपने लायक बनाना ही क्या कहलाती है? पत्रकारिता कहलाती है। संवाददाता यानी रिपोर्टर, खबरें लाने वाला, जो व्यक्ति खबरें लाता है, रिपोर्ट लाता है, उसे संवाददाता या रिपोर्टर कहा जाता है। भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकला था 1780 में। उदंत मार्तंड यह हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है, जो 1826 में पंडित जुगल किशोर जी के संपादन में कलकत्ता से निकलता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई पत्रिकाएं निकाली। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार थे गणेश शंकर, विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आज़ादी से पहले के कुछ प्रमुख पत्रकारों के नाम लिखिए। तो ये आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार थे। आज़ादी के पूर्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं कौन कौन से थे? आज़ादी से पहले केसरी, हिंदुस्तान,
सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप इत्यादि प्रमुख थे। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबार, आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबार कौन कौन से हैं? नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी पत्रकार अज्ञेय, अज्ञेय जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, राजेंद्र माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इत्यादि का नाम लिया जा सकता है आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी पत्रकारों में। अब बात करते हैं दोस्तों रेडियो की। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी समाचार पत्र पढ़ने का माध्यम है, तो रेडियो सुनने का माध्यम है, सुना जाता है। समाचार पत्र को पढ़ा जाता है, रेडियो को सुना जाता है, श्रव्य माध्यम है। रेडियो का आविष्कार इटली के जी मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली के जी मार्कोनी ने किया था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिका के पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले थे। भारत में सन 1921 में मुंबई से पहला रेडियो संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। भारत में सन 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। 1993 यानी 1993 में एफएम की फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम की शुरुआत हुई थी 1993 में भारत में। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र सरकार के नियंत्रण से निकलकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी सुनने का माध्यम है, सुना जाता है। रेडियो की तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा था? अद्भुत शक्ति कहा था। अब बात करते हैं दोस्तों टेलीविज़न की। टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 यानी 1959 में हुई। भारत में 1965 यानी 1965 से विधिवत रूप से टीवी सेवा का आरंभ हुआ। भारत में विधिवत रूप से टीवी सेवा का आरंभ कब से हुआ? 1965 से। 1 अप्रैल 1976 यानी 1976 में टीवी को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया और टीवी को क्या नाम दिया गया? दूरदर्शन नाम दिया गया। टेलीविज़न को हिंदी में दूरदर्शन ही कहा जाता है। तो 1 अप्रैल 1976 में टीवी को आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम दिया गया। प्रोफेसर पीसी जोशी समिति यानी कमेटी के अनुसार दूरदर्शन के उद्देश्य क्या होने चाहिए? सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन इत्यादि दूरदर्शन के उद्देश्य होने चाहिए। किसके अनुसार? प्रोफेसर पीसी जोशी के अनुसार, प्रोफेसर पीसी जोशी कमेटी के अनुसार, समिति के अनुसार। टेलीविज़न यानी दूरदर्शन एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी समाचार पत्र को हम पढ़ते हैं, रेडियो को सुनते हैं। रेडियो सुनने का माध्यम है, समाचार पढ़ने का माध्यम है, रेडियो सुनने का माध्यम है। वहीं पर टेलीविज़न यानी टीवी कैसा माध्यम है? दृश्य श्रव्य माध्यम है। टीवी को हम देख और सुन सकते हैं। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है टेलीविज़न। अब बात करते हैं दोस्तों सिनेमा की, यानी फिल्में। तो सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में किया था। द अराइवल ऑफ ट्रेन विश्व की पहली फिल्म थी जो 1894 में फ्रांस में बनी थी। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। राजा हरिश्चंद्र
भारत की पहली मूक फिल्म थी जो 1913 यानी 1913 में बनी थी। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो 1931 यानी 1931 में बनी थी। 1917 के दशक में सिनेमा 70 के दशक तक यानी 1917 तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर हीरो की परिकल्पना रही थी। अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। सबसे लोकप्रिय माध्यम है इंटरनेट, तेजी से लोकप्रिय हो रहा। इसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा एवं पुस्तकालय, इन सभी के गुण मौजूद हैं। इंटरनेट में सारे माध्यमों का समागम है, यानी समाचार पत्र पढ़ने का माध्यम है, रेडियो सुनने का और टेलीविज़न देखने और सुनने का। लेकिन इंटरनेट में हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इंटरनेट में सभी जनसंचार माध्यमों के गुण हैं, समाचार पत्र के भी, पुस्तकों के भी, रेडियो के, टीवी के। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेट में सारे माध्यमों का समागम है, मिलन है। यानी जहाँ पर समाचार पत्र पढ़ने का माध्यम है, रेडियो सुनने का, टीवी देखने और सुनने दोनों का, लेकिन इंटरनेट पढ़ने, देखने, सुनने तीनों का ही माध्यम है और सबसे फास्ट माध्यम है। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। अंतरक्रियात्मक यानी इंटरनेट पर हम केवल मूक दर्शक या मूक श्रोता नहीं होते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। जैसा कि यूट्यूब पर आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप थैंक यू सर या बहुत अच्छे सर या धन्यवाद सर जो आप कमेंट करेंगे वो आपका क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा। यानी इंटरनेट एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, हम अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन देते हैं। किसी भी जो बहस हैं, परिचर्चाएँ, उनमें शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट के कारण विश्वग्राम यानी वर्ल्ड एक विलेज बन गया है, विश्व एक गांव बन गया है, दूरियां घटी हैं। अब इंटरनेट की खामी यानी कमियां क्या हैं? तो अश्लील सामग्री भरी पड़ी है इंटरनेट पर, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर होता है। इंटरनेट का दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, ये इंटरनेट की कमियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। तो हमारी जीवन शैली पर जनसंचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। हम बिना जनसंचार माध्यमों के रह ही नहीं सकते। हमें सूचना, ज्ञान, जानकारी एवं मनोरंजन के लिए जनसंचारों का इस्तेमाल जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। सुबह हमें समाचार पत्र पढ़ने के लिए चाहिए, या खबरों के लिए रेडियो या टेलीविज़न देखना है, या फिर शाम के समय मनोरंजन के लिए नाटक देखने के लिए टेलीविज़न चाहिए। तो हम जनसंचार के बिना नहीं रह सकते। तुरंत पल पल पर हम अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं। तो हम जनसंचार यानी इंटरनेट या समाचार पत्र या टेलीविज़न इत्यादि के बिना रह ही नहीं सकते। सूचना, ज्ञान, जानकारी एवं मनोरंजन के लिए हम इन पर निर्भर हो गए हैं, आवश्यकता पड़ती है। टिकट बुक करने और टेलीफोन का बिल जमा कराना हो तो हम तुरंत ऑनलाइन कर देते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जीवन को और अधिक सरल एवं सक्रिय बनाया है जनसंचार माध्यमों ने। राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाया है। यानी फीस भी भरनी है तो ऑनलाइन, कोई फॉर्म भरना है रोजगार के लिए, जॉब के लिए कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो वह भी अब ऑनलाइन। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय जीवन है वो गतिशील यानी फास्ट हुआ है और पारदर्शी बना है जनसंचार माध्यमों के कारण। अब जनसंचार माध्यमों के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, इफेक्ट भी हैं, जैसे काल्पनिक और लुभावनी कथाओं द्वारा नकली दुनिया की रचना। यानी टीवी पर कुछ ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक होते हैं, जो हकीकत में नहीं हो सकता, वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। अश्लीलता की भरमार, कुछ कार्यक्रम टीवी पर ऐसे होते हैं, सीन ऐसे होते हैं जिनको परिवार के साथ नहीं देख सकते। या इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पर तो अश्लीलता भरी पड़ी है, अश्लीलता की भरमार है इंटरनेट पर। अफवाह एवं असत्य भाषण की भरमार। इंटरनेट पर यदि हम कुछ सर्च करें
तो क्या सही है क्या गलत है कुछ कहा नहीं जा सकता। हम जल्दी यकीन नहीं कर सकते किसका यकीन करें कि क्या सही है क्या गलत है और किसका यकीन नहीं करें। तो अफवाह और असत्य भाषण की भी भरमार रहती है इंटरनेट पर या जनसंचार माध्यमों पर, खासकर इंटरनेट पर। सार्वजनिक हित, ताकतवर वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी जो ऐसा आरोप लगाया जाता है जनसंचार माध्यमों पर कि जो ताकतवर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले हैं या पावरफुल लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, उनके हितों का हमेशा जनसंचार माध्यम संरक्षण करते हैं। सार्वजनिक हित की जगह व्यवसायिक हित को प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो जनसंचार माध्यम हैं, जो इनके ऑनर हैं, मालिक हैं, वो व्यवसायिक हित को प्राथमिकता देते हैं, जिनमें उसी कार्य को करते हैं जिसमें उनके चैनल का फायदा हो, उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। सार्वजनिक हित की जगह पर अपने व्यवसायिक हित यानी अपने प्रॉफिट को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये जनसंचार माध्यमों का प्रभाव था। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।